बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। तो फंक्शन ऑफ किडनी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने समझना है इससे द साइन एंड सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर। जब तक हम फंक्शन ऑफ किडनी को नहीं समझेंगे तो हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इससे पहले रीनल फेलियर के साइन सिम्टम समझने से पहले फंक्शन ऑफ किडनी ज़रूरी है, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे विद द फीचर्स ऑफ रीनल फेलियर और उसका ट्रीटमेंट भी लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर किडनी इज़ एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करता है, ये रेनिन रिलीज़ करता है। जैसे कि आपको पता है चेज सेल से क्या करता है, रेनिन रिलीज़ करता है। जब भी रेनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम एसी इनहिबिटर, ARBs, बीटा ब्लॉकर, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, हाइड्रोलाइजिन, ये तमाम चीज़ें देते हैं। अब एरिथ्रोपाइटिन, आपको पता है कि एरिथ्रोपाइटिन जो है ये मेसेंजियल सेल से प्रोड्यूस होती है और ये क्या करती है, ये जाती है और हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है और वहाँ से एरिथ्रोपोइसिस करती है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। जब भी इसकी प्रोडक्शन कम होगी उसकी वजह से क्या हो, जब भी CRF होगा तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद एनीमिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। जब भी आपके साथ CRF का पेशेंट प्रेजेंट करे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। आप इसको किस तरह एक्सक्लूड करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे आयरन स्टडी। आयरन स्टडी में आप फेरस को देखेंगे, ठीक है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को देखेंगे। अगर फेरस हमारे साथ कम है, क्योंकि फेरस क्या चीज़ है, दिस स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन, तो फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर आयरन डिफिशिएंसी हमारे साथ एक सूट हो गई कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं है और एरिथ्रोपाइटिन की वजह से एनीमिया हुआ है, तो हम क्या देंगे, हम पेशेंट को क्या देंगे, हम पेशेंट को इंजेक्शन एरिथ्रोपाइटिन देंगे। वो किस तरह, सबकुटेनियस से देंगे। अगर किसी पेशेंट की हेमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 7 ग्राम पर डिसीलीटर है, ठीक है, तो उसको हम पैक्ड RBC देंगे और हमारा टारगेट हेमोग्लोबिन कितना होगा, टारगेट हेमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डिसीलीटर होगा, ठीक है। अब जनाब किडनी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 को भी रिलीज़ करती है, यानी जब भी हमारे बॉडी के अंदर रीनल फेलियर होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की इंक्रीजमेंट होगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या करता है, ये एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट करता है और GFR को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब भी CRF होगा इसकी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की इंक्रीजमेंट मिलेगी, ठीक है। अब जनाब इसके बताते हैं कि किडनी क्या करती है, विटामिन D को एक्टिवेट करती है। आपको पता है विटामिन D हमारे बॉडी के अंदर 3 जगहों पर एक्टिवेट होती है। सबसे पहले स्किन में, उसके बाद लीवर में और उसके बाद किडनी में। इन 3 जगहों के अंदर हमारी विटामिन D एक्टिवेट होती है, ठीक है। अब ये विटामिन D जब एक्टिवेट होगी तो क्या करेगी, ये कैल्शियम और फास्फेट को इंक्रीज़ करेगी। जब भी हमारे बॉडी के अंदर रीनल फेलियर की वजह से विटामिन D एक्टिवेट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा और जिसकी वजह से हाइपरफास्फेटीमिया होगा। हाइपरफास्फेटीमिया का कॉन्सेप्ट इधर इस तरह है कि आपको पता है कि हमारे प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, आपको पता है कि हमारे PCT के अंदर 85% जो है, 85% फॉस्फेट, ये हमने उधर लिखा भी था कि ये जो फॉस्फेट है ये 85% रीअब्ज़ॉर्ब होती है और बाकी जो 15% है वो क्या होती है, वो बॉडी से एक्सपेल होती है, सिक्रीट होती है, ठीक है, किसी और जगह में वो एब्जॉर्ब नहीं होती। अब ये उस वक्त होगा जब GFR कितना होगा, जब GFR 100 होगा। अगर किसी पेशेंट में रीनल फेलियर चल रहा है और रीनल फेलियर के अंदर उसकी GFR जो है वो क्या है, वो 50 है, ठीक है। अगर उस बंदे की GFR 50 है तो अब अगर इसके 15% निकाले तो 7.4
परसेंट क्या होगी, सिक्रेट होगी, और बाकी जितनी है वो सारी रीअब्ज़ॉर्ब होगी। तो इससे जो सिक्रीशन थी अब वो क्या हो गई, तो अब वो कम हो गई, ठीक है, इससे 15 से 7.4 तक आ गई, और क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जब भी विटामिन डी कम होगी तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, ठीक है। अब जब भी हाई विटामिन डी कम होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपर फास्फेटीमिया होगा, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा करेंगे। जब अगर आपको पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा करेंगे, आप ये जो 2 एरो देख रहे हैं, 2 एरो का मतलब ये कि दे आर सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ठीक है। ये पैराथायराइडिज्म क्या करेगा, पीटीएच को रिलीज़ करेगा, और पीटीएच जाके और हमारे बोन की रिजर्वेशन करेगा। बोन की रिजर्वेशन करेगा तो क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को आज़ाद करेगा, फॉस्फेट को आज़ाद करेगा, जिससे क्या होगा, बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होगी, ठीक है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होंगे, और इस कंडीशन को हम कहेंगे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी करेगा। अब जनाब रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कब होगा, जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। पैराथायराइड हार्मोन कब ज़्यादा होगा, जब विटामिन डी कम होगी, कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जनाब आते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि हम पेशेंट को क्या देंगे, लो फॉस्फेट डाइट देंगे, ठीक है, और पेशेंट को कहेंगे कि अवॉइड मिल्क को अवॉइड करें और मिल्क बाई प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। ये जो खीर और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ना जो मिल्क से बनती है, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है, और ब्लैक कोलास को अवॉइड करें और मीट को अवॉइड करें। हम अभी जनाब ये तो वो चीज़ें हो गई कि बॉडी से और फॉस्फेट ना आए, लेकिन बॉडी के अंदर जो पड़ा है उसके साथ क्या करना है, उसके लिए फॉस्फेट बाइंडर देना है। फॉस्फेट बाइंडर क्या करेगा, कैसे देंगे, हम कैल्शियम एसीटेट को देंगे। जब भी हम कैल्शियम एसीटेट को मील के साथ देंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को कहेंगे कि जब आप हाफ मील ले, आधा खाना खाए, तो उसके अंदर कैल्शियम की गोली ले और उसके बाद दोबारा आप क्या करें, खाना खाए। तो ये इस तरह जो कैल्शियम एसीटेट है ये क्या करेगी, ये हमारे फॉस्फेट बाइंडर बन जाएगी और बॉडी से फॉस्फेट को निकालेगी। और अगर आपने किसी पेशेंट की कैल्शियम को इजाफा करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, तो आप इसको एम्प्टी स्टमक दे सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम इससे स्टोमाटाइटिस होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, अब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 1 आवर आफ्टर मील विद वाटर, कि आप क्या करें कि अगर कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह लेना है तो आपने उसको आफ्टर मील लेना है और वो भी 1 आवर, ठीक है। उसके बाद अगर विटामिन डी की कमी है तो आप इसके लिए विटामिन डी दे सकते हैं। विटामिन डी आपको पता है कि ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में आती है और आपने एक इंजेक्शन को पीना है हफ्ते में 1 बार, उसी लेंगे से दोबारा, और आप 4 इंजेक्शन इस तरह देंगे, ठीक है। इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म, आप किडनी का दूसरा फंक्शन क्या है, इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन क्या चाहिए, इंसुलिन बीटा 1 रिसेप्टर से बीटा 1 सेल से रिलीज़ होता है हमारे पैनक्रियाज से। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन जब रिलीज होता है तो ये 90% हमारी लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, जबकि बाकी 10% क्या करता है, हमारे किडनी की तरफ आता है। जब भी किडनी के अंदर कोई ऐसी CRF होगी, ARF होगी, कोई ऐसी पैथोलॉजी होगी, तो उसकी वजह से इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे क्या होगी, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगी, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपने पेशेंट को क्या एडवाइस देना है, स्मॉल बट कार्बोहाइड्रेट रिच रिकरेंट मील आपने लेनी है, ठीक है।
अब जनाब आते हैं द रेगुलेशन ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको पता है कि वाटर की मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? किडनी कंट्रोल करता है। जब भी इसकी ओवरलोड होगी, ठीक है, जब भी किडनी के अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो वॉल्यूम ओवरलोड होगी। अगर ये लंग्स के अंदर हुई तो पल्मोनरी एडिमा होगी। पल्मोनरी एडिमा में सबसे पहले आप क्या करेंगे? पल्मोनरी एडिमा का जो पहला साइन होगा वो क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो आप सबसे पहले पेशेंट को सेटअप करेंगे, बैठाएंगे पेशेंट को, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे और इंजेक्शन मॉर्फिन देंगे। ठीक है, 2.5 मिलीग्राम। अगर किसी क्वेश्चन में आए द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा इज़ इंजेक्शन मॉर्फिन। ठीक है, या इसके बजाय हम आईवी नाइट्रेट भी दे सकते हैं। साथ में हम मीटोक्लोप्रोमाइड को ऐड करेंगे, किस चीज़ के लिए? टू प्रिवेंट वोमिटिंग। ठीक है, पेशेंट को आईवी फ्यूरोसमाइड देंगे 10 to 20 मिलीग्राम आईवी ओवर 30 मिनट। ठीक है, और पेशेंट को हीमोडायलिसिस करेंगे और सीपेप देंगे, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेव प्रेशर देंगे और वेनोसेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं जनरलाइज बॉडी एडिमा की तरफ या एनासार्का की तरफ। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एनासार्का। पेशेंट को क्या करेंगे? साल्ट एंड वाटर डिस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल प्रोटीन इनटेक करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन ज़्यादा ना हो जाए। 1 ग्राम पर केजी पर 24 आवर पेशेंट ले सकता है। डेली पेशेंट की वेट मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, किस लिए? ताकि ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है कि नहीं। 1 केजी बॉडी वेट पर 24 आवर लॉस होना चाहिए। इसके लिए हम क्या देंगे? फ्यूरोसमाइड देंगे 250 to 2000 मिलीग्राम पर 24 आवर, इतने हाई डोज से देंगे। ठीक है, अब अगर पल्मोनरी एडिमा के अंदर आप इस फ्यूरोसमाइड का डोज देखें तो 100 से 250 मिलीग्राम, लेकिन यहाँ से 250 मिलीग्राम टू 2000 मिलीग्राम हम देंगे। और अगर इससे पेशेंट रेजिस्टेंस शो करे तो इसके साथ फिर हम क्या करेंगे? मीटोलाजोन ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 5 मिलीग्राम, उसके बाद फिर 10 मिलीग्राम से शुरू करेंगे। अब जनाब आपको पता है कि रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म ये काम ही किडनी का है। ठीक है, हमारे सोडियम को कंट्रोल करता है। जब भी सोडियम कम होगी तो इससे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा और हम पेशेंट को सोडियम देंगे। जब भी पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा इसे हम हाइपरकैलेमिया कहेंगे। जब भी कम होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया विल काज लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया का इलाज किस तरह करेंगे? जब एरिथमिया प्रोड्यूस होगा, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया होगा तो क्या होगा? हमने अभी मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करना होगा। मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करने के डिफरेंट वेज, जितने तरीके हैं वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाइपरकैलेमिया की वजह से ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आएगी, ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आएगी वो क्या होगी? वो टाल टी वेव होगी। ठीक है, टी वेव टाल होगी, स्मॉल पी वेव होगी, पी वेव बड़ी स्मॉल होगी, एंड प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल जो है वो ज़्यादा होगा, एंड ब्रॉड क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जबकि इसकी वजह हाइपोकैलेमिया में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया में डिप्रेस एस सेगमेंट होगा और इन्वर्टेड टी वेव होगा और प्रोमिनेंट यू वेव होगी। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब भी कैल्शियम कम होती है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, हम कैल्शियम। जब भी इंक्रीज़ हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। ये इसकी ट्रीटमेंट हमने आगे और ऊपर डिस्कस की। अब जनाब आते हैं कि कैसे हम मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करते हैं। मायोकार्डियम को स्टेबलाइज इस तरह करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को हम देते हैं IV 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कितने टाइम में? 2 मिनट के अंदर में। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है? मायोकार्डियम स्टेबलाइज होगा और उसको इस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक कि मायोकार्डियम स्टेबलाइज ना हो। पेशेंट को कहते हैं कि आपने पोटाशियम रिच डाइट नहीं लेनी है। ठीक है, पेशेंट को क्या करे? ग्रेप्स नहीं लेना चाहिए, डेट्स, मैंगो, बनाना, ऑरेंज जूस, आर्टिफिशियल जूस, इन तमाम चीज़ों को नहीं लेना। हम पेशेंट को कैल्शियम रिसोनियम दे सकते हैं। ठीक है, के एक्सलामेट पाउडर 15 ग्राम पर 8 आवर दे सकते हैं। इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या देंगे? आप सिरप डोपालेक देंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है तो सेल से बाहर सोडियम का मकदार ज़्यादा है और सेल के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा है?
पोटाशियम की ज़्यादा है। जब पोटाशियम सेल से बाहर आ जाए तो ये हाइपरकलीमिया का काज कर दिया, तो हम इसको दोबारा सेल के अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब सेल के अंदर दोबारा शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या देंगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन देंगे, रेगुलर इंसुलिन देंगे, और 50 ml क्या देंगे, 50% डिक्सट्रोज वाटर देंगे, ठीक है। और उसको लार्ज वेन के ज़रिए 30 मिनट में पेशेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्ट इसका कितने टाइम में आएगा, 1 आवर के अंदर आएगा। और पोटाशियम क्लोराइड जिसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से लेकर 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इससे क्या होगी, इसमें 1 मिलीग्राम चेंजेस आएगी, ठीक है। तो ये बड़ी चेंजेस है। और आप किस तरह कर सकते हैं, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आफ्टर 1 आवर इस डोज को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, सल्बुटामोल दे सकते हैं, ठीक है, जो एक ब्रोंकोडायलेटर है, 5 मिलीग्राम दे सकते हैं। पेशेंट को इंजेक्शन फ्यूरोसमाइड देंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे। और अगर इन तमाम ट्रीटमेंट की वजह से की यूज़ से पेशेंट रिकवर ना हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम हीमोडायलिसिस करेंगे, ठीक है। अब जनाब आते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग हमारी किडनी क्या करती है, मैंने पहले भी कहा था कि टीसीटी के ऊपर जो बाइकार्बोनेट बनती है वो हमारे बॉडी की एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करती है। और सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो भी हमारी एसिड बेस बैलेंस करती है, ठीक है। जब भी एनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा यानी बाइकार्बोनेट क्या होगी, लेस देन 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। इसकी नॉर्मल वैल्यू 22 से लेकर 28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस एसिडोसिस के लिए क्या करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। हमारा जो अगला क्लास है उसके अंदर हम एनाइन और नॉन एनाइन ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एसिडोसिस क्या चीज़ है, अल्कलोसिस क्या है, इस तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद है कि जब भी बाइकार्बोनेट लेस देन 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और उस एसिडोसिस को रिकवर करने के लिए हम क्या देंगे, हम पेशेंट को NaCO3 देंगे, ठीक है, जिस जो बाज़ार में टेबलेट सोडामेंट के नाम से मशहूर है। 2 टेबलेट आप पेशेंट को देंगे TDS डोज से, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का pH लेस देन 7.2 है तो फिर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की हीमोडायलिसिस करनी है, जो एक क्या है, एक स्ट्रेंज और ख़तरनाक एसिडिक कंडीशन है। आप जनाब कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जब भी यूरिनल फेलियर होगा तो क्या होगी, तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन नहीं होगी। ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से आता है, डिफरेंट कंडीशन से आता है। बॉडी ये हाइपरयूरेसिया, लूप डायबिटिक्स भी करते हैं, थायराइड डायबिटिक्स भी करते हैं, इस तमाम चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो जब भी बॉडी के अंदर क्या होगी, हाइपरयूरेसिया हो गया तो हम एलोपेरिनॉल देंगे। एलोपेरिनॉल क्या चीज़ है, ये ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोपेरिनॉल देंगे। एक्सक्रीशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया, ये तो किडनी का मेन ही फंक्शन है। अगर आप RFT देखेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ये 3 चीज़ें होती है, उसमें क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि अभी रीनल फेलियर हुई है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। और यूरिया तकरीबन 50 मिलीग्राम तक नॉर्मल है, 20 से लेके, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसी तरह 25 तक तकरीबन नॉर्मल है। तो जब भी यूरिया की और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की और क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हमें बताएगी कि रीनल फेलियर हो रहा है, ठीक है। अगर सीरम यूरिया की अगर विदाउट साइन सिम्टम्स ज़्यादा है, कोई ये तमाम चीज़ें ज़्यादा है लेकिन पेशेंट के अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एजोटीमा। जब भी इसके साथ साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम कहते हैं यूरीमिया। ये यूरीमिया जनाब जब हमारी CNS में जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगी, वहाँ पर यूरेमिक एंसेफेलोपैथी काज करेगी। यूरेमिक एंसेफेलोपैथी से क्या होगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस होगा। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस किसे कहते हैं, पेशेंट के अंदर ड्राउजीनेस होगी, कन्फ्यूजन होगा, कोमा होगा और फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। और इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, हीमोडायलिसिस। हमारे किडनी को एक आर्टिफिशियल ब्लड से आर्टिफिशियल मशीन के साथ क्या करते हैं, वेसल करते हैं और उससे
कि बॉडी की फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अब अगर यही यूरिन क्या करे CBS के अंदर आए तो पेशेंट में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा जिसे हम यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कहेंगे, और इसका भी सपोर्टेट में क्या होगा, हीमोडायलिसिस होगा, ठीक है। आप याद रखें कि यूरीमिया का जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हीमोडायलिसिस है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आए तो यूरेमिक लंग सिंड्रोम होगा जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। इसका भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, हीमोडायलिसिस है, ठीक है। आप जनाब अगर GIT के अंदर आए तो यूरिमिक गैस्ट्राइटिस का असर करेगा, पेशेंट को हिचकियाँ आएंगी, हिकअप होगा जिसके लिए हम इंजेक्शन से रिनेस देंगे, फिर डिक्रीज एपिटाइट होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी और अल्टीमेट ट्रीटमेंट हीमोडायलिसिस होगा। और अगर ब्लड के अंदर जाए जनाब तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगी, जिससे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे या इंजेक्शन डिस्मोप्रेसिन देंगे। अब जनाब हीमोडायलिसिस की इंडिकेशन क्या है, ये कब देते हैं, जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो क्या होंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे। जब भी पल्मोनरी एडीमा के अंदर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, हाइपरकैलेमिया के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर pH लेस देन 7.2 हो जाए, ठीक है, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी हो, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो, यूरेमिक लंग सिंड्रोम हो, यूरेमिक गैस्ट्राइटिस हो, तो इन तमाम के अंदर हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे, ठीक है। अब जनाब आते हैं द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। रीनल फेलियर का आप याद रखें कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट है, लेकिन उससे पहले हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रीनल के फेलियर को डिले करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी रीनल के बजाय कुछ और चीज़ काम कर सकते हैं। हीमोफिल्ट्रेशन कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं और कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। लेकिन इन तमाम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेशेंट बार बार इससे इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकती है, एक्वायर्ड रीनल सिस्ट हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, माइक्रोग्लोबिन एमाइलोडोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो जनाब तमाम बातें हो गई जो ट्रीटमेंट के हवाले से, फंक्शन के हवाले से और रीनल फेलियर के साइन सिम्टम से। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इसके अंदर लास्ट लेक्चर होगा।